नमस्कार मित्रों, सॉफ्ट एरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन तक इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच हम आपको बता दें कि हम परफॉर्म कर रहे थे हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के जीस्ट और द क्रक्स और द जूस ऑफ द एनसीईआरटी लेक्चर्स को, लेकिन इधर हम कुछ दिनों तक समय हमने मांगा है अपने कंप्यूटर से कि हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेमेस्टर 6 LLB के फोर्थ पेपर LLB सेमेस्टर 6 के फोर्थ पेपर के लेक्चर्स हम देने जा रहे हैं। इसमें कि हम आज जो आपको पढ़ाएंगे यूनिट 1 पढ़ाएंगे, पहली यूनिट पढ़ाएंगे फोर्थ पेपर की। फोर्थ पेपर का नाम है एडीआर। देखिए 4 अगस्त 2023 को पेपर है एडीआर सब्जेक्ट का। अब हमारे कॉपीराइट का पेपर जो थर्ड था खत्म हो गया आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडीआर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, श्री हरिचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से संबंधित हमारा जो पेपर का नाम है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एडीआर। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये पेपर का नाम है LLB 6 सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ MGKVP यूनिवर्सिटी वाराणसी, हरिचंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज LLB 6 सेमेस्टर, फोर्थ पेपर Alternative Dispute Resolution ADR, which will be held on 4 August 2023. MGKVP SCPG। क्वेश्चन हम लेते हैं पहला, यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम डील करेंगे कि what is the historical background of alternative dispute resolution? Alternative dispute resolution ADR. What are the advantages of ADR? क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट resolution and what are the advantages of alternative dispute resolution? Answer, देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें एडीआर की, तो इस न्याय प्रणाली के द्वारा एडीआर के द्वारा झगड़ों का निस्तारण माध्यस्थम समझौता
तथा माध्यस्थम को अपनाया जाता था। क्या करते थे हम पहले? हिस्टोरिकल वे में हम जो करते थे कि प्राचीन समय में अनौपचारिक न्याय प्रणाली के बाहर झगड़ों के निस्तारण के लिए माध्यस्थम समझौते और माध्यस्थम को अपनाया जाता था। माध्यस्थम सुलह तथा मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन केवल भारत में ही नहीं थी। देखिए ध्यान दीजिए, यह प्रथा केवल भारत में ही नहीं थी, अपितु भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में, जबकि संपूर्ण विश्व में, पूरे वर्ल्ड में विवादों के निस्तारण के लिए अपनाई जाती थी। विवादों के, और ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर में, निस्तारण के लिए अपनाई जाती थी। यह हम हिस्टोरिकल रिव्यू का शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में न्याय प्रणाली के द्वारा झगड़ों का निस्तारण माध्यस्थम समझौते और माध्यस्थम को अपनाया जाता था। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन ये केवल भारत में ही नहीं था, अपितु संपूर्ण विश्व में विवादों के निस्तारण के लिए यह प्रणाली अपनाई जाती थी। औपचारिक विधिक प्रणाली मतलब कि हम सीधे सीधे बोलते हैं न्यायालय। औपचारिक विधिक प्रणाली क्या है? न्यायालय के बाहर विवादों के निस्तारण को प्रोत्साहन देने के लिए की प्रथा भारत में लंबे समय तक रही। जैसा कि प्रत्यक्ष है, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंच, सरपंच, ये सब क्या है? ये सारे एडीआर में। इस न्याय प्रणाली के द्वारा झगड़ों का निस्तारण, माध्यस्थम समझौते, माध्यस्थम ऐसे प्रणालियों को अपनाया गया। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन ये केवल भारत में ही नहीं था, अपितु संपूर्ण विश्व में विवादों के निस्तारण के लिए ये सारी प्रणालियां अपनाई जाती थी। औपचारिक विधिक पद्धति यानी न्यायालय के बाहर विवादों के निस्तारण को प्रोत्साहन देने की प्रथा भारत में लंबे समय तक रही। इसी तरीके से न्याय होता था। और गांव में विवादों का निस्तारण कैसे करते थे हम लोग? देखिए, गांव में प्रबुद्ध जनों की राय द्वारा, गांव में प्रबुद्ध जनों के समूह, तो ये कैसे न्याय होता था कि समूह या विद्वानों, जो भी आपके गांव में विद्वान आदमी था, वो लोग विद्वानों के हस्तक्षेप कर देते थे मामले में, के हस्तक्षेप से किया जाता था। न्यायालय के बाहर अनौपचारिक न्याय प्रणाली अपनाई गई, इसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तहत आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सभी चीजों का एक जो पुलिंदा है, ये एक तरह से न्यायिक व्यवस्था में था लेकिन अनौपचारिक था, और औपचारिक व्यवस्था होती न्यायालय। लेकिन इन न्याय पंचायतों का निर्णय पक्षकारों पर बात होता था। जिनको वाद ले जाते थे पक्षकार, उनको मानना पड़ता था कि एक बार न्याय होगा। पक्षकारों को बात होता था, वो जो न्याय कर दिए न्याय पंचायत, वो मानना पड़ता था। इनका विरोध, अब इनके न्याय का विरोध बहुत ही विरल मामले में भी होता था। बहुत ही विरल मतलब कभी कभार,
सुनने को कभी नहीं आया, मामलों में नहीं होता था, कोई नहीं विरोध करता था। न्यायालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये सब हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एडीआर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एडीआर कैसे आया। अब अंग्रेजों द्वारा अगला बात करें, इसके बाद क्या हो गया, अंग्रेजों द्वारा, जब अंग्रेजों के गुलाम हुए, अंग्रेजों द्वारा न्याय पद्धति के तहत जो विकसित किया इन्होंने न्याय पद्धति, इसके तहत क्या हुआ, अंग्रेजी द्वारा लाई गई न्याय पद्धति के तहत न्याय में देरी, क्या होती थी, न्याय में बहुत देरी। इन्होंने जानबूझकर बनाई थी ऐसी पद्धति, मुझे लगता है बहुत देरी, बहुत खर्चीला। कभी केस लड़ने जाइए आपको समझ में आएगा, बहुत खर्चीला था, जिसके कारण समय ज्यादा लगता था न्याय में। लोगों का विश्वास इन न्याय पद्धति से, लोगों का विश्वास इस न्याय पद्धति से जो अंग्रेजों ने लाई। देखिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूरा प्रदर्शित कर रहे हैं, इस न्याय पद्धति से कम होता है, इसलिए आकर्षण बढ़ा एडीआर की तरफ। तो देखिए यहां भी इनका कम हो गया न्याय पद्धति के प्रति विश्वास। तो माध्यस्थम जो है, माध्यस्थम आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन और सुलह कॉन्सिलिएशन, माध्यस्थम, सुलह और मध्यस्थता, मीडिएशन, मीडिएशन जैसे विवाद निस्तारण, मतलब कि माध्यस्थम जैसे, सुलह जैसे और मध्यस्थता जैसे विवाद निस्तारण, इनके जैसे विवाद निस्तारण के वैकल्पिक, देखिए वहीं पर लिखा गया था वैकल्पिक, अल्टरनेटिव, क्या होता है, वैकल्पिक निवारण के वैकल्पिक प्रथागत उपायों के विकास, प्रथागत उपायों के विकास की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित हुआ। ऐसी व्यवस्था की ओर तो ये इस तरह से अस्तित्व में आया एडीआर। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा हमने आपको रिव्यू दिया। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं एडीआर में और क्या हमारे पास था पॉइंट। भारत में, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर दिया, भारत में इसको मतलब एडीआर को वैधानिक मान्यता, भारत में एडीआर को वैधानिक मान्यता 20वीं शताब्दी में मिली। कब मिली?
20वीं शताब्दी में मिली। एडीआर को मान्यता कब मिली भारत में? वैधानिक मान्यता 20वीं शताब्दी में मिली। इस प्रणाली में इसमें अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। इसमें एडीआर में अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। एडीआर प्रणाली में अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। भारत को इसकी ज्यादा जरूरत है। भारत को एडीआर की नितांत आवश्यकता है। जिस तरह से यहाँ का परिवेश है, नितांत आवश्यकता है। देखिए सब पॉइंट को आप याद रखिएगा, ऐसा एग्जाम में लिखिएगा। भारत को एडीआर की नितांत आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि भारत के विभिन्न न्यायालयों में, भारत के विभिन्न न्यायालयों में लगभग, अब इसे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 करोड़, भारत के विभिन्न न्यायालय में लगभग 2 करोड़ 34 लाख मामले, ये 6-7 साल पहले की बात है। भारत के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 2 करोड़ 34 लाख मामले अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। देख लीजिए, अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए एडीआर के प्रचार और प्रसार की, इसीलिए एडीआर की प्रचार और प्रसार की खूब आवश्यकता है, ताकि लोग इस तरह से अपने समाधान करें, उनको पता लगे कि इस तरह कोई नियम 1996 में लागू किया गया है, इसकी कि हम लाभ ले सकते हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तहत जो न्याय हो जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। ये विवाद निस्तारण के उपाय, ये जो वैकल्पिक उपाय हैं, न्यायिकेतर प्रकृति के होते हैं। न्यायिकेतर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? न्यायिकेतर प्रकृति के होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल इन नेचर। ध्यान दीजिए, ये कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल इन नेचर, अपने प्रकृति से, अपने व्यवहार से क्या होते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल होते हैं। न्यायिकेतर प्रकृति, न्यायिकेतर प्रकृति का मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल इन नेचर। और एडीआर के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात हम आपको इस तरह से, इसके एडवांटेज भी आ सकता है। एडीआर के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के तकनीकी, न्यायिक प्रक्रिया के तकनीकी तथा विलंबकारी एवं खर्चीले प्रावधानों का पालन करते हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, पालन करते हैं। प्रावधानों का पालन किया जाना, अब हम एडीआर की बात कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है। तुरंत आप मुक्त हो जाएंगे अगर बात बन गई। तो कहा गया है
कि ऐसे विवाद निस्तारण एडीआर, एडीआर क्या है, एक और स्पेसिफिकेशन हिस्ट्री में कि ये विवाद निस्तारण के उपाय न्यायिकेतर प्रकृति के होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल नेचर। देखिए जुडिशियल नेचर होता है जो हमारा न्यायिक प्रकृति है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल नेचर के होते हैं। एडीआर के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के तकनीकी विलंबकारी और खर्चीले प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक नहीं। इनका प्रयोग, इशारा हम एडीआर के बारे में लिख रहे हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इनका प्रयोग पक्षकारों के करार, ध्यान से समझिए, पक्षकारों के करार के अंतर्गत, पक्षकारों के करार के अंतर्गत सभी प्रकार के विवादों, ध्यान दीजिए, सभी प्रकार के विवादों मतलब लगभग सभी प्रकार के विवादों, मैं ये ना करूं कि सभी विवादों को हल करता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जबकि लगभग सभी प्रकार के विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है, को हल करने के लिए किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, ये है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कहां कहां प्रयोग करेंगे एडीआर का? इनका प्रयोग दीवानी मामले और व्यापारिक, एडीआर से हम क्या क्या हल कर सकते हैं मामले? दीवानी मामले, व्यापारिक मामले या वाणिज्यिक मामले, व्यापारिक या वाणिज्यिक मामला, औद्योगिक, औद्योगिक तथा पारिवारिक विवाद तथा पारिवारिक विवाद, विवादों के निस्तारण तथा पारिवारिक विवादों के निस्तारण के लिए, के निस्तारण के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सफलतापूर्वक किया जा रहा है, ऐसे ऐसे विवादों के लिए किया जा रहा है। देखिए क्या क्या है, भारत में एडीआर को वैधानिक मान्यता 20वीं शताब्दी में मिली। इसमें अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। भारत को एडीआर की नितांत आवश्यकता है। भारत के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 2 करोड़ 34 लाख मामले अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए एडीआर की प्रचार और प्रसार की खूब आवश्यकता होती है। एडीआर में ये विवाद, एडीआर के विवाद निस्तारण के उपाय न्यायिकेतर प्रकृति के होते हैं, मतलब ये जुडिशियल न होगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल नेचर के होते हैं। एडीआर के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के तकनीकी और विलंबकारी और खर्चीले प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक नहीं होता है। एडीआर का प्रयोग पक्षकारों के करार के अंतर्गत सभी प्रकार के विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग दीवानी के, व्यापारिक के, वाणिज्यिक के, औद्योगिक के, पारिवारिक विवादों के निस्तारण के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इन उपायों के माध्यम से एडीआर के और क्या क्या होता है, इन उपायों के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत इन विवादों उपायों के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न विवाद, बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित विवाद, बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित विवाद,
संयुक्त उपक्रम से संबंधित विवाद, संयुक्त उपक्रम मतलब कि जो PSU कंपनीज हैं, ONGC, NTPC, इनको संयुक्त उपक्रम बोलते हैं, से संबंधित विवाद। कहाँ के विवादों को हल करने के लिए ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का यूज करते हैं। तो संयुक्त उपक्रम से संबंधित विवाद, भागीदारी से संबंधित विवाद, भागीदारी से संबंधित विवाद, व्यक्तिगत क्षति से संबंधित विवाद, व्यक्तिगत क्षति से संबंधित विवाद, वृत्तिक दायित्व, वृत्तिक दायित्व इसका मतलब प्रोफेशनल लायबिलिटी से संबंधित विवाद, से संबंधित विवाद निस्तारित किए जा रहे हैं, निस्तारित किए जा रहे हैं। देखिए ये सारे विवाद रिजॉल्व किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन करा देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ADR, क्योंकि 4th पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड हरिचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी संबंध सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के LLB 6th सेमेस्टर, LLB सेमेस्टर 6 के यूनिट 1 हम पढ़ा रहे हैं 4th पेपर का। 4th पेपर का यूनिट 1 हम पढ़ा रहे हैं। 4th पेपर का यूनिट 1 हम पढ़ा रहे हैं। देखिए पेपर 4, इसमें क्या हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ADR। भारत में ADR को वैधानिक मान्यता 20वीं शताब्दी में मिली। इसमें अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। भारत को ADR की नितांत आवश्यकता है। भारत के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 2 करोड़ 34 लाख मामले अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन ने कहा था। इसीलिए ADR की प्रचार प्रसार की खूब आवश्यकता है। ADR विवाद निस्तारण के उपाय न्यायिकेतर प्रकृति के होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल नेचर के होते हैं। ADR के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के तकनीकी और विलंबकारी और खर्चीले प्रावधानों का पालन नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं है। इनका प्रयोग पक्षकारों के करार के अंतर्गत सभी प्रकार के विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग दीवानी, व्यापारिक या वाणिज्यिक, औद्योगिक, पारिवारिक विवादों के निस्तारण के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इन उपायों के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न विवाद, बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित विवाद, संयुक्त उपक्रम से संबंधित विवाद, भागीदारी से संबंधित विवाद, व्यक्तिगत क्षति से संबंधित विवाद, वृत्तिक दायित्व से संबंधित विवाद निस्तारित या रिजॉल्व किए जा रहे हैं। तो ये रहा आपका ADR। इस प्रकार से आज हमने बड़ी सफलतापूर्वक ADR पर चर्चा की, जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। हमने आज यूनिट 1 को खत्म कर लिया है। कल तक का समय हमारे पास है। कल हम 1-2 यूनिट और पढ़ेंगे, परसों फिर से एग्जामिनेशन है। तो आप सभी लोग को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाओं की तैयारी करें, बने रहें, जमे रहें आपके अपने महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर। आप लोग सिलेक्शन लें। महत्वपूर्ण सूचना है, UPSSC प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट 2023 का फॉर्म आ गया है। जो भी विद्यार्थी UPSSC ग्रुप C की सारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश में समूह ग के लिए, वो UPSSC पेट पास करेगा जब, तो फिर उसके आधार पे सारा प्री एग्जाम होता है। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भरे जाएंगे आपके स्कोर कार्ड में जो नंबर है उस पर। और जो भी विद्यार्थी NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं, NTA नेट की, तो बहुत ही जल्द नेट का फॉर्म आने वाला है। नेट 2023 दिसंबर साइकिल
2023 का फॉर्म बहुत ही जल्द नेट का आ जाएगा, अगले महीने तक आ जाएगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा। पहले CSIR नेट का फॉर्म आएगा, उसके बाद NTA नेट का फॉर्म आएगा, जो कि आपके सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, तो साइंस वालों को पहले आएगा फॉर्म, उसके बाद आएगा, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS 2023 में जो वैकेंसी भी आई हुई थी, इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है अप टू 9 अगस्त तक। कब तक? अप टू 9 अगस्त तक हो गई। RPSC RAS, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023, which examination date extended, it will be 9 August 2023 and a total number of vacancies 905। कुल मिलाकर 905 वैकेंसीज के लिए फॉर्म आए हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म की भी डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है। और इसमें आपको बता दूं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हमें कितना % कोटा मिलेगा, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, क्योंकि राजस्थान RPSC के थ्रू हो रहा है, इसमें 6% कोटा मिलेगा। कितना कोटा मिलेगा? 6% कोटा। लगभग मुझे लगता है कि 1700-1800 पद की वैकेंसी आई है, तो 51 यानी 60 पदों के लिए आपका दावा होगा। 6% जो है आपका लगभग, मुझे लगता है कि अगर 1900 के लगभग है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर 1800 कुछ पद है तो 108 पदों के लिए आपकी वैकेंसी जो रहेगी। 6% मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके लिए आपने अगर रेट किया होगा, राजस्थान एंट्रेंस टेस्ट जो इसका हुआ था रेट, पोस्ट ग्रेजुएशन पे जो होता है रिसर्च टेस्ट स्टेट लेवल का, तो जिसने रेट किया होगा उसके लिए काफ़ी सहायक होगा। और नहीं तो फिर NTA नेट भी अगर आप क्वालिफाई होंगे, NTA नेट क्वालिफाई होंगे या NTA से JRF क्वालिफाई होंगे, तो भी आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि PhD की बाध्यता बहुत नितांत नहीं हटा दी गई है। नेट UGC से NTA के थ्रू नेट किए हुए, JRF किए हुए विद्यार्थी या स्टेट से, जिस स्टेट में वैकेंसी आ रही है, और MP में भी MP से जो क्वालिफाई थे उनके लिए MP में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप देख लीजिएगा। MP में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरे जाएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। कई फॉर्म आए हैं, कई इंपॉर्टेंट फॉर्म हैं, आप उसके लिए वैकेंसी भर सकते हैं। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से भी CDPO के फॉर्म भरे जा रहे हैं। CDPO टोटल 64 वैकेंसी है, जिसमें से कि जनरल कैटेगरी की 34 वैकेंसी है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं झारखंड में। इसके लिए ग्रेजुएशन में कुछ निर्धारित सब्जेक्टों से, सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स के, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, तो उसके थ्रू आप भर सकते हैं JPSC चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर एग्जाम। महिला एवं बाल पुष्टाहार विभाग के संबंधित अधिकारी होते हैं, जो कि इनके स्वास्थ्य और इनके दिनचर्या के लिए सरकारी कार्यभार को पूरी तरीके से निभाते हैं, जो कि बाल सुधार, बाल पोषण के लिए और महिला सुरक्षा और महिला पोषण के लिए ये बहुत ही आवश्यक पद होता है। CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ज़्यादातर हमारे यहाँ यूपी में इस पोस्ट को जो समाजशास्त्र से BA करते हैं उनको भरा जाता है। कई कई स्टेट में सोशियोलॉजी से PG करने वाले भी यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। ये सोशल वर्क और सोशियोलॉजी का फील्ड है, मेन सोशियोलॉजी का CDPO चाइल्ड प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इस तरह से वैकेंसी अपडेट्स में आपको देता रहूँगा। RPSC JLO का फॉर्म तो आपको पता ही है, अक्टूबर में एग्जामिनेशन है RPSC जूनियर लॉ ऑफिसर का, तो लगे रहिए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समझ बहुत ही जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी सभी लोग सब्सक्राइब करें। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें कॉम्पिटिटिव को स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।